जैसा कि आप सबको विदित है, हमारी पाठशाला में अभी तीन लोक एक परिचय इस विषय पर हम पिछले कुछ स्वाध्याय माला से चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत लोक का सामान्य परिचय, इस विषय को क्यों पढ़ना चाहिए इत्यादि हमने देखा। फिर अधोलोक की पूरी चर्चा की, कितनी पृथ्वियां होती हैं, नरक के बिल कहाँ होते हैं, नरकों के दुख क्या हैं इत्यादि। उसके बाद पिछले कुछ स्वाध्याय से हम मध्यलोक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जम्बू द्वीप और विदेह क्षेत्र की बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से हमने अध्ययन किया। संक्षिप्त में जम्बू द्वीप को समझते हुए आज लगभग पूरा मध्यलोक कवर करने का भाव है, अर्थात 2.5 द्वीप देखेंगे, फिर 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है उसको देखेंगे, और कैसे मध्यलोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनके बारे में समझेंगे। आदि आदि विषयों को लेने का भाव है। देखिएगा, सबसे पहले अपन जम्बू द्वीप का, है ना, जम्बू द्वीप जो अपन ने पढ़ा हुआ है उसका एक संक्षिप्त भाव, क्योंकि जम्बू द्वीप समझ में आ गया तो 2.5 द्वीप समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, जम्बू द्वीप में आपको ये नाम अब बिल्कुल कंठस्थ रखने हैं। 6 कुलाचल कौन से हैं, 7 क्षेत्र कौन से हैं, ये नाम बिल्कुल आपको कंठस्थ रखने हैं। कुलाचल हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 कुलाचल हैं। इन 6 कुलाचलों से, ये 6 कुलाचल बोले या 6 पर्वत हैं, इनसे जम्बू द्वीप में कुल 7 क्षेत्र बनते हैं। कौन कौन सा? पहला भरत क्षेत्र, दूसरा हिमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। नाम याद रखना आप, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। इस तरह से ये 7 क्षेत्र 6 कुलाचल पर्वतों से कुल 7 क्षेत्र बनते हैं जम्बू द्वीप के। ठीक हुआ। और उसके बाद अपन ने एक सामान्य चर्चा की थी, ये सरोवर पद्मा, महापद्मा, तिगिच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक, और सरोवरों से निकलने वाली नदियां अपन ने देखी थी, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, सुवर्णकूला, रूप्यकूला, रक्ता और रक्तोदा। इस तरह से ये कुल 14 नदियां इससे निकलती हैं। ठीक है, एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, इस तरह से इसमें नदियों का निकलने का प्रवाह। उसके बाद पिछली कक्षा में हमने ये वाला भाग देखा था, विदेह क्षेत्र, है ना, विदेह क्षेत्र, जिसमें विदेह क्षेत्र है, इसमें अपन ने पिछली बार देखा था 4 वक्षार। पहले तो वनवेदी 1 2, वनवेदी के बाद 4 वक्षारगिरी 1 2 3 4 वक्षारगिरी। उसके बाद विभंगा नदी 1 2 और 3, इस तरह से इसके कुल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से 8 नगरियां बनती हैं। और नगरियों में भी फिर 2 गंगा सिंधु आदि निकल करके किस तरह से 6 खंड बनते हैं, ये सब अपन ने पिछले स्वाध्याय में देख लिया था। तो 8 नगरी इधर, 8 इधर, 8 इधर, 8 इधर, टोटल 32 नगरियों वाला यह विदेह क्षेत्र। और यहाँ बीच में जो है वो देवकुरु और उत्तर कुरु करके उत्तम भोग भूमि है। एक बार फिर से समझ लें, ये भरत क्षेत्र कर्म भूमि, उसके बाद जगन्य भोग भूमि, फिर मध्यम भोग भूमि, फिर ये देवकुरु उत्तम भोग भूमि, फिर उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि, फिर ये मध्यम भोग भूमि, ये जगन्य भोग भूमि और ऐरावत कर्म भूमि। ठीक हुआ। इसके बाद और ये जितना विदेह क्षेत्र की नगरियां हैं 8 8 8 8 32 नगरियां, ये भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि यहां पर भी है, कर्म भूमि यहां पर भी, और कर्म भूमि यहां पर भी। अंतर क्या है कि यहां भरत और ऐरावत क्षेत्र की कर्म भूमियों में परिवर्तन होता रहता है,
भरतईरावतयोर वृद्धिरासो, है ना, षट समयाभ्याम, अर्थात 6 समयों का जो वृद्धि, रास, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, ये इन भरत और ऐरावत में होता है। विदेह क्षेत्र में इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो एक सामान्य ये हमने जम्बूद्वीप पढ़ा था। आज अपन इस जम्बूद्वीप से थोड़ा बाहर आते हैं, है ना, और कैसे ढाईद्वीप बनता है उसको समझते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक एक विषय में स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप हाथ में पेन कॉपी लेकर के बैठे हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप हमारे साथ ड्राइंग करते चलें और पूरे ढाईद्वीप को अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बीचों बीच में बनेगा जम्बूद्वीप। आज जम्बूद्वीप की साइज बहुत छोटी बनी। ये जम्बूद्वीप है जिसमें बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। ठीक है, जम्बूद्वीप को मैं फिर से वही कर देता हूं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, पर्वतों से 7 क्षेत्र बन गए यहां पर। अब देखें, इसके बाद ये जम्बूद्वीप के जस्ट बाहर, है ना, यहां पर ये समुद्र आ गया। ये समुद्र, ये लवण समुद्र बोलते हैं इसको। मैं समुद्र को ऐसा डार्क करके बना रहा हूं, आप भी इसी तरह से कुछ आप पानी का चिन्ह बना लीजिएगा, समुद्र को बनाना चाहें तो, है ना, पानी का चिन्ह, और इसको अंदर बाहर दोनों तरफ इस तरह से ड्राइंग कर दें तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। जम्बूद्वीप, उसके बाद ये समुद्र, समुद्र के बाद फिर द्वीप। ठीक है, ये दूसरा द्वीप आ गया। फिर उसके बाद समुद्र, ये डार्क जो कर रहा हूं वो समुद्र का एक चिन्ह है, आपको उसी हिसाब से समझना है। खुद ड्राइंग करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा बना सकते हैं। कई लोगों की बहुत खराब होती है, तो वो भी इस बहाने मेहनत करके सीख सकते हैं, अच्छे से देख करके भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये समुद्र हो गया। और फिर उसके बाद आता है फिर से द्वीप, दूसरा ये आ गया। ये द्वीप। ठीक हुआ, ध्यान से देखिए, अब एक एक नाम देखिएगा कैसे ढाई द्वीप बनते हैं। और इसके बीच में थोड़ा सा ये एक और लाइन करूंगा मैं, बड़ी बनाई, और उसके बाद ये लाइन की। ये लाइन वस्तुतः पर्वत की है, ये एक पर्वत है। आप इसको पर्वत को दिखाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। ये पर्वत है। ठीक हुआ, अब समझिएगा कैसे होता है ढाई द्वीप। बीचों बीच में पहला द्वीप, एक द्वीप, इसका नाम है जम्बू द्वीप। ढाई द्वीप कैसे हुआ ये देख रहे अपन। पहले के पहला है सबसे पहले जम्बू द्वीप, उसके बाद ये आता है नंबर 2 पे समुद्र। समुद्र में इधर लिखता हूं, पहला समुद्र कौन सा है? लवण समुद्र। ठीक हुआ, ये लवण समुद्र। फिर उसके बाद ये दूसरा द्वीप जिसका नाम है धातकी। धातकी द्वीप नंबर 2, है ना, ये पूरा धातकी द्वीप, पूरा द्वीप है ये। ठीक है, उसके बाद ये फिर समुद्र आ गया। ये समुद्र है, ये पूरा, ये पूरा समुद्र है। इस समुद्र का नाम क्या है? कालोदधी। ठीक है, समुद्र है, नाम है कालोदधी। कहीं जगह कालोदक भी मिलता है, कालोदधी भी बोलते हैं, इस तरह से। अब ये जो मैंने बनाया इसको, ये तीसरा द्वीप आ गया,
ये यहाँ हमारा पूरा ये जो है ना, ये तीसरा द्वीप है, इसका नाम है पुष्करवर द्वीप। क्या नाम है इसका? पुष्करवर द्वीप। पुष्करवर द्वीप, तीसरा जो द्वीप है वो पुष्करवर द्वीप है। लेकिन पुष्करवर द्वीप जो है वो पूरा नहीं है, पुष्करवर द्वीप जो है वो आधा है, इसलिए इसको बोलते हैं पुष्करार्ध। तो ले लीजिए, हमने आधा ले लिया यहां पर, पुष्करार्ध होने को तो ये पूरा है, पुष्करवर द्वीप पूरा चारों तरफ पुष्करवर द्वीप है। लेकिन इस पूरे द्वीप को ना लेकर के इसको आधा हो जाता है। इसमें मानुषोत्तर पर्वत करके एक बीच में पर्वत है, नाम याद रखिएगा पर्वत का, मानुषोत्तर। मानुषोत्तर पर्वत है ना, मानुषोत्तर पर्वत है ये। इस मानुषोत्तर पर्वत के आने से ये पुष्करवर द्वीप आधा हो गया। मतलब ये वाला द्वीप हमको आधा लेना है, ये धातकी खंड पूरा एक, जम्बू द्वीप पूरा एक, एक दो और ये आधा, तो ये ढाई द्वीप हो गया। ठीक है, 2.5 द्वीप, इसको बोलते हैं ढाई द्वीप। फिर से सुनिएगा, ये जम्बू द्वीप एक पूरा लेना है, ये धातकी खंड पूरा द्वीप लेना दो, ये पुष्करवर द्वीप है वो पूरा नहीं लेना है, आधा लेना है, क्योंकि इसमें बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ गया। तो मानुषोत्तर पर्वत के इस तरफ है ना, अंदर की तरफ जितना भाग है वो एक्सेप्टेबल है, आधा वो हो गया। तो आधा वो, धातकी खंड एक पूरा और जम्बू द्वीप पूरा। तो आप देख सकते हैं जम्बू द्वीप एक, धातकी खंड दो और पुष्करवर द्वीप आधा। जैसे आपसे कोई पूछे ढाई द्वीप कौन से हैं, तो क्या जवाब होगा? ढाई द्वीप, एक जम्बू द्वीप, एक धातकी द्वीप और तीसरा पुष्करार्ध, ऐसे बोलना। पुष्करवर द्वीप आधा ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर पुष्करार्ध। ठीक हो गया, ये तो हो गए हमारे ढाई द्वीप। क्या विशेषता है इस ढाई द्वीप की? ये ढाई द्वीप मनुष्य लोक भी कहलाता है, इसको हम मनुष्य लोक के नाम से भी जानते हैं। ये मनुष्य लोक। कोई पूछे कि इस पूरे 3 लोक में मनुष्य लोक क्या है, कितना बड़ा है, क्या पूरा मध्य लोक मनुष्य लोक कहा जाता है? जी नहीं, पूरा मध्य लोक नहीं, केवल ढाई द्वीप तक ही मनुष्यों की स्थिति होती है, उससे बाहर मनुष्य नहीं होते, इसलिए इस लोक का नाम मनुष्य लोक रखा गया है। ठीक हो गया। कितना बड़ा है फिर ये मनुष्य लोक? प्रश्न ये होता है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, पूरा यदि मध्यलोक देखते हैं विस्तार में तो 1 राजू प्रमाण है। तो प्रश्न ये आता है कि ये मनुष्य लोक कितना बड़ा है, मनुष्य लोक का विस्तार कितना है, या फिर ढाई द्वीप का कितना विस्तार है? ऐसा भी पूछ सकते हैं, ढाई द्वीप का विस्तार कितना है या फिर मनुष्य लोक का कितना विस्तार है। समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 1 लाख योजन, जम्बू द्वीप जो है वो हमारा 1 लाख योजन है, आप सबको पता है 1 लाख योजन एक। दूसरी इसमें आपको ध्यान में रखनी है कि जितने भी, एक बार सबसे पहले मैंने मध्यलोक प्रारंभ किया था तो बताया था कि द्वीप जितना है उससे दुगुना विस्तार वाला समुद्र, उससे दुगुना विस्तार वाला फिर द्वीप, उससे दुगुना विस्तार वाला फिर समुद्र, ऐसे दुगुने दुगुने विस्तार वाले द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। तो मान लीजिए ये जम्बू द्वीप है, तो इससे दुगुना विस्तार है लवण समुद्र का। तो लवण समुद्र यहां से यहां तक, ये जो है यहां तक, ये 2 लाख योजन, कितना? 2 लाख योजन प्रमाण है। 2 लाख योजन प्रमाण विस्तार यहां जानना चाहिए हमें लवण समुद्र का। ठीक हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि ये जितना जम्बू द्वीप का विस्तार है, वैसे तो बनने के लिए तो ये जितना है तो हमें इतना बड़ा बनाना चाहिए लवण समुद्र, तब जाकर के समझ में आएगा, तब वो दुगुना। इतना दुगुना बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि शॉर्ट स्थान है अपने पास, कम स्थान है। तो ये 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है, तो ये 2 लाख व्यास वाला यहाँ आपका लवण समुद्र है, यहाँ पे भी 2 लाख, ये सब जगह 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, तो यहाँ पर भी 2 लाख विस्तार वाला है। ठीक है, और आगे चलते हैं धातकी खंड में। जब ये 2 लाख विस्तार वाला है तो ये धातकी खंड जो है वो 4 लाख विस्तार वाला हो गया, ये भी 4 लाख।
इधर से भी 4 लाख, है ना। ये जो स्थान है वो 4 लाख है, तो ये 4 लाख हो गया। ये अपन ये गिन रहे हैं अभी, यहां से लेकर के यहां तक, ये मनुष्य लोक है। तो मनुष्य लोक का विस्तार कितना है? जैसे जम्बूद्वीप का यहां से यहां तक 1 लाख योजन विस्तार था, तो इस मनुष्य लोक का यहां से यहां तक का कितना विस्तार है वो समझ रहे हैं। तो 4 लाख धातकी खंड 4 लाख विस्तार वाला है। फिर उसके बाद आता है फिर कालोदधी समुद्र आ गया। ये लो साहब, अपना कालोदधी समुद्र आ गया। तो ये उसका कितना विस्तार है? तो 100 डबल 8 लाख, है ना। आप देख रहे हैं 8 लाख विस्तार वाला कालोदधी समुद्र। ठीक हो गया। 8 लाख विस्तार कालोदधी समुद्र का हुआ। तो और फिर पुष्करवर द्वीप का कितना होगा? तो ये पूरा पुष्करवर द्वीप है, इससे दुगुना, अर्थात 16 लाख योजन प्रमाण। यहां से भी 16 लाख योजन प्रमाण पुष्करवर द्वीप है। लेकिन अपन तो आधा ले रहे, पुष्करवर द्वीप पूरा तो ले नहीं रहे 2.5 द्वीप में। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि 2.5 द्वीप मनुष्य लोग कितना विस्तार वाला है। तो फिर हम 16 नहीं लेंगे, 16 का आधा कर देते फिर, है ना। यहां तक ही जाएंगे तो आधा कितना हो गया? फिर 8 हो गया। इधर भी पूरा नहीं लेंगे, पुष्करवर द्वीप पूरा है 16, किंतु पूरा ना लेकर के हम मानुषोत्तर पर्वत तक ही लेंगे, तो फिर 8 लाख योजन प्रमाण हो जाता है। आइए अब हम काउंट करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक हमारा यह मनुष्य लोक या 2.5 द्वीप कितने विस्तार प्रमाण है। गिनते हैं 8, फिर 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। ठीक हो गया। ये हो गया 22 इस तरफ। अब जम्बूद्वीप के उस तरफ चलते हैं, वही सेम आएगा 8 8 16 और 4 20 और 2 22। 22 और 22 कितना हो गया? 44, और बीचों बीच में 1, तो ये बैठ गया हमारा 45। आप सबको याद रखना है 2.5 द्वीप का पूरा विस्तार कितना हो गया? 45 लाख योजन प्रमाण। 45 लाख योजन प्रमाण 2.5 द्वीप का विस्तार है। यहां से, है ना, ये इसी को हम मनुष्य लोक कहते हैं। अर्थात मनुष्यों का आना जाना, या कोई रिद्धिधारी मुनिराज या कोई भी हो, कहीं से भी इससे बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। यहां तक कि विद्याधर वगैरह क्यों ना हो, उड़ने वाले क्यों ना हो, कोई भी अगर मनुष्य गति में मनुष्यायु उसको प्राप्त हुई है, तो 45 लाख योजन प्रमाण से वे बाहर नहीं जा सकते। ठीक हो गया। हम मनुष्य हैं, हमारा लोक कितना बड़ा है, हम कहां तक जा सकते हैं, ये तो हमें ज्ञान होना चाहिए। इसलिए ये 45 लाख योजन प्रमाण हमारा इसका विस्तार जानना चाहिए। अब यही चीज आपको 45 लाख योजन प्रमाण क्या है, ऊपर सिद्धशिला भी हमारी 45 लाख योजन प्रमाण है। आपने कभी गौर किया हो तो ईशत प्रागभार करके पृथ्वी है ऊपर, ईशत प्रागभार करके पृथ्वी है यहां पर, मान लीजिए ऐसे, है ना। पूरी ईशत प्रागभार इतनी बड़ी पृथ्वी है, लेकिन उसमें सिद्धशिला जो बनी हुई है वो इतनी ही है बस। ये सिद्धशिला जो है वो इतनी है, इसका प्रमाण भी 45 लाख योजन प्रमाण है। 45 लाख योजन प्रमाण यह बनी हुई है सिद्धशिला भी। और ठीक ऊपर तनुवात वलय में इसी सिद्धशिला के यहां सिद्ध भगवान सब विराजमान है। देखो पहले भी बताया सिद्ध यहां नहीं है, सिद्ध यहां तनुवात वलय में लास्ट में, तो सभी सिद्धों का आवास भी यही है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये 45 लाख प्रमाण मनुष्य लोक से ही सिद्ध बनते हैं। और ठीक जो भी सिद्ध गति को प्राप्त होता है जीव, वो बिल्कुल जस्ट ऊपर ही विराजमान होता है, क्योंकि जो आत्मा समस्त कर्मों को नाश करके सिद्धालय में विराजमान होती है, वह बिल्कुल ऊर्ध्व गति से जाती है, एकदम स्ट्रेट, और ऊपर जाकर के तनुवात वलय में, सिद्धशिला के तनुवात वलय में जाकर के विराजमान हो जाती है। इसलिए तो हम जब शिखर जी जाते हैं वंदना करने के लिए, तो शिखर जी वंदना करते समय मान लीजिए पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर गए, तो पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए, वहां चरणों को स्थान प्रणाम किया, और फिर जस्ट ऊपर देख करके ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा बोलते हैं।
कारण कि बिल्कुल इसी टॉप के बिल्कुल ऊपर ही पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं सिद्धालय में, उनको मेरा प्रणाम। इसी प्रकार हम जब भी समय शिखर जी की यात्रा करते हैं तो जिस किसी भी टॉप पर जाकर के किसी की भी वंदना भगवान की करते हैं, ठीक जस्ट ऊपर है ना, जस्ट ऊपर ही उनके सिद्धशिला में उनका स्वरूप भी है, तो उनको भी हम नमस्कार करते हैं। पहले तो अर्घ्य चढ़ा करके वहां किया और फिर ऊपर भी हम उनको प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि ठीक ऊपर है। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि ये 45 लाख योजन प्रमाण, ये जो मनुष्य लोक है, ठीक इतने के ऊपर यहाँ पर भी हमारी सिद्ध स्थिति है, और यहाँ पर पूरे सिद्ध खचाखच भरे हुए हैं, खचाखच भरे हुए हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इस ढाई द्वीप का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई मुनिराज मोक्ष न गए हो, मोक्ष नहीं गए हो। इस पूरे ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से कोई भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हुआ। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, समुद्रों में से कौन गया होगा? जी हां, समुद्रों से भी अनंत काल बीत चुके हैं। समुद्रों में भी ऐसा देखा जाता है, शास्त्रों में बताते हैं कि जब कोई मुनिराज अच्छा ध्यान लगा रहे हो और बस अब कर्मों का नाश करके, वे मोहनीय कर्मों को नाश करके और जैसे जैसे फटाफट अभी सिद्धालय को प्राप्त होने ही जा, मतलब सभी कर्मों का नाश करने ही वाले हो, इतने में कोई उनका वेरी या शत्रु है ना, देव आदि कोई भी हो सकता है, वो आ करके व्यंतर आदि जो है उनको उठा करके समुद्र में डाल देता है, फेंक देता है। तो बराबर समुद्र में गिरता है, उसी समय वो जीव को मोक्ष भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए जम्मू द्वीप से कोई उठा करके ले गया, कोई भरत क्षेत्र से, विदेश क्षेत्र, और ले जाकर उसने यहां पटक दिया समुद्र में, लवण समुद्र में, तो यहां से ही वो मोक्ष गति को प्राप्त हुए। तो इस तरह से इस पूरे ढाई द्वीप का सुई मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से कोई सिद्ध न बना हो। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये भी 45 लाख योजन प्रमाण है और यहां से सभी सिद्ध गए हुए। एक चीज यहां ये बात हमारी स्पष्ट हुई। अब दूसरा, अब हम पढ़ते हैं कि 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी, 720 जिनालय इत्यादि जिनेन्द्र भगवान के बारे में हम करते हैं ना, तो वो क्या है, वो कैसे होते हैं, कहाँ 5 भरत है, कैसे 5 क्षेत्र हैं, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अभी हमारा ढाई द्वीप है पूरा, है ना, इसको आप ध्यान से यहां देखिएगा। आप दूसरा चित्र बना दीजिएगा तब तक फटाफट, और मैं तब तक यहां से इसको मिटा देता हूं। अब हम देखते हैं कि 5 भरत, 5 ऐरावत, है ना, 10 क्षेत्र से संबंधित 720 जिनालय। आप शिखर जी में गए होंगे कभी, वहां पर पूज्य मुनिषी पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज जी ने जो बनाया है, वहां पर 720 जिनालय है ना, 720 चौबीसी की 30 त्रिकाल चौबीसी बनाई है, एक तरह से त्रिकाल चौबीसी, उसमें सभी प्रतिमाएं विराजमान हैं। तो वो कैसे 720 कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो भी हम समझते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत पूजा में पढ़ते हैं, पर हमें ध्यान नहीं कि वो 5 भरत 5 ऐरावत कौन से हैं। तो आइए आज समझ लेते हैं कि वो कौन से 5 भरत और 5 ऐरावत हैं। देखिएगा, हमने जम्बू द्वीप की स्थिति तो अच्छे से समझ ली। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, इन 6 कुलाचलों से 7 क्षेत्र बनते हैं: भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, अब वही चीज हम यहां बनाएंगे। उसके पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये देखो, यहां तो कुछ नहीं करना, अब हमें यहां और यहां करना है। तो सबसे पहले तो यहां एक पर्वत होता है सबसे बड़ा, ईश्वाकार पर्वत, आप भी बना सकते हैं, इधर और इधर नाम लिख दीजिएगा, ईश्वाकार, ईशु आकार इति ईश्वाकार। ईशु माने बाण, बाण के जैसा आकार है जिसका, है ना, ऐसे 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 बाण के जैसा, ईश्वाकार पर्वत। फिर ठीक ऐसे के ऐसे यहां पर हम पुष्करार द्वीप में आएंगे, तो यहां पर भी ईश्वाकार पर्वत है, ये भी देख लीजिए, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक हो गया। धातकी खंड में ईश्वाकार पर्वत, पुष्करार्ध में भी ईश्वाकार पर्वत। कुल कितने हो गए ईश्वाकार पर्वत? 4। याद रखिएगा, क्योंकि इन ईश्वाकार पर्वतों पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं, तो अकृत्रिम चैत्यालयों की जब गणना होगी तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ईश्वाकार पर्वत कितने थे कुल?
4। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। अब हम देखते हैं, ध्यान से देखना, ये चीज मैंने भी कई बार पढ़ी तब मुझे समझ में आई, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इनमें मेरू निकालते हम, 5 मेरू। देखो हमारा सुदर्शन मेरू जो है वो यहां पर है, सुदर्शन। फिर दूसरा विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, ये 5 मेरू हैं। मंदिरों में रखते हैं अपन पंचमेरू, ऐसे यहां कहां होते हैं रियल में, तो आपको बताना चाहूंगा। सुदर्शन मेरू जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है। धातकी खंड में 2 मेरू हैं, विजय, अचल, और पुष्करार्ध द्वीप में 2 मेरू हैं, मंदर और विद्युन्माली। मंदर और विद्युन्माली, एक बार फिर से, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ये 5 मेरू हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो बहुत सरल है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जैसे ये भरत अपना जम्बू द्वीप में अपन ने क्या किया था, 6 कुलाचलों से 7 क्षेत्र बनाए थे, वैसे यहां पर करेंगे अपन। ध्यान से देखिएगा, ये कुलाचल, अब ये कुलाचल ऐसे चलेंगे, 6 कुलाचल ऐसे, 6 कुलाचल ऐसे। पहले ऐसे ऐसे थे, अब ये 6 कुलाचल ऐसे जाएंगे, ये 6 कुलाचल ऐसे जाएंगे। कैसे देखिएगा, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन, सिंपल। ठीक है, मेरू के नीचे 3 पर्वत, मेरू के ऊपर 3 पर्वत, जैसे अपन ने जम्बू द्वीप में भी देखा था। मेरू के 1 2 3, मेरू के नीचे 3, 1 2 3, 3 ऊपर थे। ठीक उसी तरह यहां पर भी ये मेरू है, तो उसके नीचे हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। ठीक इसी तरह अब मैं इस पे लिख लूं कौन कौन से, इन 6 क्षेत्र पर्वतों से 7 क्षेत्र कौन से बने, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 हो गए। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आप लिख लीजिएगा, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र बन गए। अब इधर आइएगा, ठीक ऐसी की ऐसी रचना इधर भी। मैं पहले पर्वतों के नाम बोलूंगा, फिर क्षेत्रों के नाम बोलूंगा। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। ठीक हुआ। अब इससे 7 क्षेत्र कौन से, भरत, हिमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये होगा हमारा धातकी द्वीप की पूरी संरचना। ध्यान से देख रहे हैं आप, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं हम पुष्करार्ध में, बिल्कुल वैसी की वैसी रचना, कुछ भी नहीं कर रहा है। कैसे, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। ठीक, अब उससे भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, 7 हो गया। फिर इधर देखिए वापस, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। फिर भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये हो गए सब हमारा पूरा ढाई द्वीप के विशेषता। ध्यान से देख रहे होंगे आप। अब हम आपको बताते काउंटिंग करके, ध्यान से देख रहे हैं। जम्बू द्वीप में कितना भरत क्षेत्र था, एक भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में। और धातकी खंड में कितने भरत क्षेत्र, नंबर 1 पे भरत क्षेत्र है ये 1, यहां पर भी 1, तो 1 और 1, ये 2 भरत क्षेत्र धातकी खंड में, और पुष्करार्ध में भी ये 1 और ये 1, ये भरत क्षेत्र। तो 1 2 3 4 और 5 भरत, ये 5 भरत क्षेत्र हुए। 5 भरत, खुद ड्राइंग कर रहे होंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और अगर केवल सुन रहे हैं प्रवचन की तरह तो धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना जल्दी नहीं। फिर से देखिएगा, यहां भरत 1 जम्बू द्वीप में ये इस तरह का नंबर 1 यहां पर था सबसे। उसके बाद धातकी खंड में 1 और 1, बीच में ईश्वाकार पर्वत है,
एक और एक, दो, और फिर यहां पर भी विश्वाकार पर्वत है, ये एक और एक, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 भरत हो गए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 5 भरत कहां हैं, 5 भरत क्षेत्र कहां हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में है, दूसरा और तीसरा भरत क्षेत्र धातकी द्वीप में है, चौथा और पांचवा भरत क्षेत्र पुष्करार्ध में है। ठीक हो गया। 5 मेरु कहां है? पहला मेरु जम्बूद्वीप में है, दूसरा विजय और अचल मेरु धातकी द्वीप में है, मंदर और विद्युन्माली मेरु जो है वो पुष्करार्ध में है। ठीक हो गया। 5 विदेह क्षेत्र, देखो विदेह क्षेत्र ये हमारा पहला विदेह क्षेत्र कहां था? यहां पर बीचों बीच में, ये विदेह क्षेत्र। इसी तरह ये पहला, उसके बाद ये दूसरा, यहां से यहां पर भी बिल्कुल ऐसे 32 नगरियां बनी हुई हैं, पूरी सेम रचना, बल्कि और बड़ी बड़ी रचनाएं होती है क्योंकि और डबल डबल विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो ये एक यहां से 1 2 3 4 5 विदेह हो गए, 5 भरत हो गया, सब 5। ठीक हो गया। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, ऐरावत भी 5 होंगे। कैसे? देखो यहां पर ऐरावत 1, फिर यहां 7 नंबर है, ये 7 नंबर, फिर 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, 7 ये भी है, तो ऐरावत ऐसे कुल 5 ऐरावत हो गए। तो 5 भरत, 5 ऐरावत, कुल मिलाकर के कितने क्षेत्र हो गए? 10 क्षेत्र, है ना। 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 क्षेत्र संबंधी 30 24 ये अपन बोलते हैं ना, ऐसे। तो वो कैसे हो गई? तो अब देखिएगा, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं। एक भरत क्षेत्र में, है ना, ध्यान से सुनिएगा, एक भरत, कुल 10 क्षेत्र हैं आपके पास, 5 भरत के हैं और 5 ऐरावत के हैं। हम अभी विदेह क्षेत्र की बिल्कुल नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं कि 720 जो तीर्थंकर हैं वे कौन कौन से हैं। 720 जिनेंद्र भगवान जिनकी प्रतिमाएं अपन बनाते हैं वो कौन से हैं, वो अपन समझ रहे। ध्यान से देखिएगा, भरत, 5 भरत और 5 ऐरावत, इस तरह से कुल 10 क्षेत्र हो गए। इन 10 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। सबसे पहला क्षेत्र फॉर एग्जांपल हमने लिया भरत क्षेत्र, तो भरत क्षेत्र में अभी 3 चौबीसी है। 3 चौबीसी कौन कौन सी? वर्तमान भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक वर्तमान वाली 24, फिर भविष्य भूतकाल की जो पहले हो चुकी 24 वो, और एक भविष्य में होगी, है ना। वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों 24 को हम प्रणाम करते हैं, हमारे लिए स्तुत्य है। तो भरत क्षेत्र में 3 24 हो गई, तो कितने? 24 इंटू 24, तो कितना हो गया ये? 72। एक क्षेत्र में 72, तो 10 क्षेत्र हैं अब आपके पास, 5 तो भरत हैं और 5 ही ऐरावत हैं, तो 72 इंटू 10 हो गया, तो कितना हो गया? ये 720, सीधी सी बात है ना। 720 इस तरह से 72 इंटू 10, 10 क्यों? 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 हो गया। और 72 क्यों? एक क्षेत्र मान लो, उस एक क्षेत्र में वर्तमान की 24, भूतकाल की 24 और भविष्य काल की 24, ऐसे 24 24 24 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 होता है। इस तरह से ये 720 जिनेंद्र हैं, उनकी भी हम अर्घ चढ़ाते हैं। अब हम अकृत्रिम चैत्यालयों की बात कर लेते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय कौन कौन से हैं, कितने हैं? सबसे पहले जम्बूद्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय आपने पिछली बार पढ़े हैं, आप सबको याद है। जम्बूद्वीप का मतलब एक मेरु से संबंधित हमारे अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं उसको समझ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, एक मेरु से संबंधित अकृत्रिम चैत्यालय कितने हुए? तो सबसे पहले 16 मेरु संबंधी अपन ने देखा था ना, सुदर्शन मेरु में 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, ऐसे 16 मेरु से रिलेटेड 16 हैं। फिर वक्षारगिरी, विदेह क्षेत्र में वक्षारगिरी हैं, वो 16 हो गए। एक सेकंड के लिए भी अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको ये विषय समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल सावधान से सुनिएगा। 16 मेरु से संबंधित, 16 वक्षारगिरी, है ना, वक्षार लिखा सिर्फ, आप लोग वक्षारगिरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पता है विजयार्ध पर्वत कितने काउंट किए थे पिछली बार, है ना, 32। तो विदेह क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत हैं
और एक भरत में था और एक ऐरावत में था। तो 34 विजयार्थ पर्वत है, उन 34 विजयार्थ पर्वत पर भी अकृत्रिम चित्यालय हैं। तो तीसरा नंबर 34 विजयार्ध पर्वत, पूरा लिख लीजिए, आप पूरा लिख सकते हैं, विजयार्थ पर्वत पर 34 है। ठीक हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं, तो अब वापस हम बीच में आ जाते हैं। मेरू के नीचे ही 4 गजदंत हैं, तो 4 गजदंत को ले लेते हैं हम। 4 गजदंत, ठीक हो गया, 4 गजदंत ले लिए। और अभी विदेश क्षेत्र में और भी रह गए। विदेश क्षेत्र में 2 वृक्ष हैं, कौन कौन से? जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष। मैं वृक्ष संबंधी यही लिखता हूं, आपको नाम याद रखना है, जम्बू शालमली, वृक्ष से रिलेटेड है ना, जम्बू और शालमली। तो 2 ये हो गए। और लास्ट में एक और चीज है, 6 कुलाचल या 6 पर्वत। कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इस तरह से 6 पर्वत भी हैं, तो कुल 6। अब हम इनका टोटल करते हैं, मेरे हिसाब से सब आ ही गया होगा। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, 28 का 8, 2 3 4 5 6 7, 78। जम्बू द्वीप में कितने? 78 अकृत्रिम चित्यालय हुए। पिछली बार कक्षा में अपन ने देखा था 78 अकृत्रिम चित्यालय हैं। अब आपको बिल्कुल सीधी सी काउंटिंग है। एक मेरू, सुदर्शन मेरू जम्बू द्वीप में है, सुदर्शन मेरू से रिलेटेड टोटल 78 अकृत्रिम चित्यालय हैं। सुदर्शन मेरू से रिलेटेड, एक मेरू से रिलेटेड 78 अकृत्रिम चित्यालय हैं। आपके पास मेरू कितने हैं? मेरू कुल 5 है। कौन कौन से? सुदर्शन, विजय, अचल, मंदिर, विद्युन्माली। तो 5 मेरू से रिलेटेड कितने अकृत्रिम चित्यालय हो गए? सीधी सी गणित, एक मेरू से रिलेटेड जितने हैं इंटू 5, तो एक मेरू से रिलेटेड 78, तो 5 मेरू से रिलेटेड कुल कितने अकृत्रिम चित्यालय हो गए? 78 इंटू 5 390। 390 पांचों मेरू। आपसे पूछा जाए पांचों मेरू से रिलेटेड कुल कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं, तो आपका जवाब होगा कि साहब 390 अकृत्रिम चित्यालय। क्या मतलब? बिल्कुल यही, सब मेरुओं पर भी 16 हैं, बिल्कुल हैं। फिर सब जगह विदेश क्षेत्र भी, विदेश क्षेत्रों का बंटवारा वक्षारगिरी से किया गया है, तो 16 वक्षारगिरी से रिलेटेड भी हैं। सब जगह विजयार्थ पर्वतों से मतलब 32 नगरियां भी है सब जगह विदेश क्षेत्रों में, तो उस हिसाब से सब जगह ये भी है। मतलब एक मेरू में जितनी जो संरचना अपन ने जम्बू द्वीप की देखी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी रचना, बल्कि दुगुनी, मतलब बड़ी बड़ी है, दुगुनी तो नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी जो है वो 2 हो गई, एक तरफ इधर भी और एक इधर भी। धातकी की पूर्व की रचना, धातकी की पश्चिम की रचना, पुष्करार्थ की पूर्व की रचना, पुष्करार्थ की पश्चिम की रचना। इस तरह से पांचों मेरू में बिल्कुल एज इट इज रचना है। अगर सुदर्शन मेरू से रिलेटेड 16 कृत्रिम चित्यालय हैं, तो विजय, अचल, मंदिर और विद्युन्माली, उनमें भी बिल्कुल वैसी की वैसी रचना जाननी चाहिए। हाँ, अंतर इतना है, सुदर्शन मेरू 1,40,000 योजन प्रमाण है, तो ये 85,040 योजन प्रमाण है। बाकी चारों मेरू जो है वो बराबर है ना, मतलब 85,000, 85,040 योजन, 85,040 योजन प्रमाण, इसमें भी 1,000 नीचे है, 84,000 प्रमाण जो है वो ऊपर है। तो चारों से मेरू समान है, एक मेरू जो है वो बड़ा है। आप लोग मंदिर में कभी मेरू विराजमान करें तो देखना, कभी देखे तो बीच में वाला मेरू जो है वो बड़ा होता है, बाकी चारों मेरू 85,000 और 40 योजन प्रमाण के माने जाते हैं। तो बिल्कुल सेम रचना जो हमने जम्बूद्वीप की, इसलिए मैंने आने से पहले जम्बूद्वीप को एक बार फिर से रिपीट कराया था कि जैसा जम्बूद्वीप है वैसा क्या वैसा ही पांचों की रचना है। तो अकृत्रिम चित्यालय कुल 5 मेरू से रिलेटेड अकृत्रिम चित्यालय कितने हो गए? 390। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पूरे ढाई द्वीप में, ध्यान से सुनना, पूरे ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? ढाई द्वीप में कुल कितने अकृत्रिम चित्यालय हैं?
तो देखो 5 मेरू से रिलेटेड तो हमारे पास 390 हो गए, ठीक है, 390 5 मेरू से रिलेटेड। अब हम ढाई द्वीप देखते हैं, ढाई द्वीप यहां तक था पूरा भी, ये पुष्कर द्वीप, पुष्कर द्वीप हो गया ये, ठीक है, यहां से। अब ढाई द्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? ढाई द्वीप में, ध्यान से सुनना, ढाई द्वीप, मध्यलोक नहीं पूछ रहा हूं, पूरे मध्यलोक में तो 458 है, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पूरे ढाई द्वीप में, मनुष्य लोक में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? तो आपका उत्तर होगा 398। कैसे? 390 तो 5 मेरू से रिलेटेड हो गए, उसके अलावा ईश्वाकार पर्वत, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस ईश्वाकार पर्वतों पर भी अकृत्रिम चित्तालय हैं। तो मैं यहां लिखता हूं ईश्वाकार, कितने? 4, 390 प्लस 4। और उसके बाद जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत कौन सा? ये लास्ट में, ये मानुषोत्तर पर्वत लास्ट में मैंने बनाया था ना, ये इस तरह से, इस पर भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं, 1, चारों दिशाओं में, 2, 3 और 4। तो ये भी चारों दिशाओं में, इसमें भी अकृत्रिम चैत्यालय है। तो यहां लिख लेता हूं मानुषोत्तर, मानुषोत्तर पर्वत से रिलेटेड 4। तो टोटल कितने हो गए अब हमारे पास? 390 प्लस 4 इज इक्वल टू 398। समझ में आया? 398 अर्थात ढाई द्वीप में कुल 398 अकृत्रिम चैत्यालय हैं ढाई द्वीप में। 5 मेरू से रिलेटेड 390, जम्बू द्वीप से रिलेटेड 78, ठीक हुआ। और मध्यलोक में कितने हैं? 458। आइए उनके भी दर्शन करते हैं। और कौन कौन से? देखिए, बाकी सब चीजें हम पढ़े ना पढ़े, कम से कम अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी मन नहीं लग रहा है, कभी बीमार पड़े हैं बिस्तर पर, तो कम से कम बैठे बैठे हम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना तो कर सकें। चलिए हम जम्बूद्वीप के 78 अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। सबसे पहले हम मेरू से रिलेटेड 16, पहले भद्रशाल वन, फिर नंदन वन, फिर सोमनस वन, फिर पांडुप वन। ओहो, 16 अकृत्रिम चैत्यालयों की मेरी वंदना। फिर आगे चलते, ये उपयोग को स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा साधन है, तो हम अकृत्रिम चैत्यालयों को इसलिए ध्यान से देख रहे हैं। अभी जितना भी देखा, ये हमने ढाई द्वीप तक की रचना देखी। अब उससे आगे चलते, अब है ना, उससे आगे चलते हैं। मान लीजिए कि ये 1, ये 2, ये 3, ये ढाई द्वीप हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना, इतने में ढाई द्वीप हमने कर दिया। अब पहला, दूसरा, तीसरा छोड़ो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 द्वीप हो गए यहां पर, है ना, ये 7 द्वीप हो गए फॉर एग्जाम्पल, 7 द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र द्वीप, समुद्र करके 7 तक निकल गए। अब हम 8वें द्वीप पे पहुंच गए। 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, 8वां द्वीप जो है वो नंदीश्वर है। तो हम अब उसकी अर्चना कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये नंदीश्वर द्वीप, भुवन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम बोलते हैं ना पूजा में, है ना। 8वां द्वीप नंदीश्वर। अब हम 8वें द्वीप में पहुंचे। ढाई द्वीप में हम अभी तक 398 अकृत्रिम चैत्यालयों की गणना करके आए। अब हम 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने पहुंच रहे हैं। वैसे तो ढाई द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, ढाई द्वीप तक ही मनुष्य रहता है। उसके बाद केवल जगन्य भोग भूमि जैसी स्थिति होती है। ध्यान से देखना, ढाई द्वीप से बाहर केवल जगन्य भोग भूमि जैसी स्थिति होती है ना, वहां और मनुष्य है नहीं और कोई रहता नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि व्यंतरों के, मैंने कहा था ना कि व्यंतरों के और भवनवासी देवों के क्या बोलते हैं, भवनपुर जो हैं वो इन सब द्वीपों पर रहा करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई है तो केवल पंचेंद्रिय तिर्यंश पाए जाते हैं, केवल पंचेंद्रिय तिर्यंश वहां देखे जा सकते हैं। तो ऐसे जगन्य भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि जैसा स्थिति सब जगह, बाकी सब जगह रहती है। तो अब हम चलते हैं 8वां द्वीप नंदीश्वरम। 8वां द्वीप नंदीश्वर में पहुंचते हैं। यहां कैसे, यहां हमें कितने अकृत्रिम चित्तालय मिलेंगे उन सब की जगह, तो मैं आपको मोटे मोटे रूप में बता देता हूं। यहां 13 एक दिशा में, 13 एक दिशा में, 13 एक दिशा में और 13 एक दिशा में, ऐसा 13 13 13 और 13 कितने हो गए? 52, है ना। 8 और 2 10,
9 और 1 10 और 5 15 और 450 हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। कैसे? कुल 52 अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में है। आप सबको पता ही होगा, अष्टानिका साल में 3 बार आती है, तीनों बार देवता लोग स्पेशल, है ना। कौन जाएगा? हम लोग तो जा नहीं सकते, हमें सकती ना ही बोलते ना अपन पूजा में, हमें तो शक्ति है नहीं, इसलिए यहाँ करी स्थापना, यहीं बैठ करके हम स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सौधर्म आदि जितने भी देवता गण हैं, वे सब के सब देवता पूरे परिकर, किसी का मन हो चाहे न हो, लेकिन सभी देवता अपनी विक्रिया शरीर से वहां पहुंचते ही पहुंचते हैं। अर्थात नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और बड़े ठाट बाट से खूब अच्छे से पूजा करते हैं, मन लगा करके पूजा करते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो अपना अहोभाग्य समझ करके अपनी मतलब भगवान की पूजा करता है, और जो मिथ्या दृष्टि है, अरे भाई क्या करें, जाना पड़ रहा है इसलिए मैं जाता हूं। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर पर्युषण पर्व का महत्व है, पर्युषण पर्व में भी विशेष करके भादों की जो पर्युषण है उसमें लगभग हम सब परिवार वाले पहुंचते हैं मंदिर और पूजा अर्चना करते हैं। ठीक उसी तरह देव लोगों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है अष्टानिका। उस अष्टानिका में हर देव, है ना, जो कल्पोपन्न है, कल्पातीत जो अहमिंद्र है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आना जाना करते हैं 1 से 16 स्वर्ग तक के सभी देव जो हैं, असंख्यात देव है, सब के सब देव जो हैं वो अष्टानिका पर्व वो मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। और क्या ठाट बाट से पूजा करते हैं वो, उनके आगे हम तिल के बराबर भी उनके नहीं अच्छे से पूजा करते, उतनी अच्छे से पूजा वो करते हैं। तो अब आइए हम वो उन अकृत्रिम चैत्यालयों को हम यहां से एक बार समझ लेते हैं कैसे। ये एक दिशा का मैं आपको समझाता हूं 13 कैसे बने, फिर बाकी चारों तीनों आप समझ सकते हैं। देखिए, जो बीच अंजनगिरी पर्वत, फिर ये वापी, ये बीच में नहीं है, साइड में है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पर बना रहा हूं। ठीक हो गया। अब इसके बाद में यहां पर वन है, बड़े बड़े ऐसे वन बना दीजिएगा। इधर भी वन, इधर भी वन, इसी तरह इधर भी वन है। ठीक हो गया। अब इन पहले तो इन वापियों के बीच में पर्वत है, इसका नाम है दधिमुख पर्वत, बीचों बीच में पर्वत है। कितने हो गए ये पर्वत? 4। दधिमुख, देखो अब बाद में समझाता हूं। अंजन, अंजन का मतलब होता है काजल, काजल की तरह जो काला पर्वत है बिल्कुल, ये है आपका अंजनगिरी। ठीक हुआ। उसके बाद दधिमुख, दधि का मतलब होता है दही, दही कैसा होता है? सफेद, सफेद जब जो होते हैं वे कहलाते हैं दधिमुख। तो इन वापियों में जो बने हैं पर्वत वो दधिमुख है। कितने हो गए? 4, एक दिशा में 4। और उसके बाद आता है रतिकर, ये कॉर्नर में बनेंगे। यहां पर एक वापी से रिलेटेड 2 रतिकर पर्वत पर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। एक, ये 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इस तरफ हो गए। अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रतिकर पर्वत। ठीक हो गया। ये 8 रतिकर पर्वत हो गए। इस तरह अगर आप देखेंगे, अब जितने भी ये मैंने डॉट डॉट करके बनाए हैं, इन सब पर्वत, ये सब पर्वत है, इन पर्वतों पर अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए, बहुत सुंदर अकृत्रिम चैत्यालय। नंदीश्वर द्वीप, आप खुद भी कहीं यात्रा वगैरह करने जाते होंगे तो अलग अलग स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर नंदीश्वर द्वीप बना हुआ होता है। तो यही उसका एक आकार है। अच्छे से बीचों बीच में अंजनगिरी होता है, फिर 4 वापियों पर, है ना, यहाँ पर दधिमुख होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं, फिर उनके पास कॉर्नर में ही, है ना, हर दधिमुख के कॉर्नर में दोनों साइड में ही ये रतिकर होते हैं। अंजन का मतलब काजल, तो काले पर्वत, दधि का मतलब सफेद, तो सफेद कलर के पर्वत, और रति का मतलब श्रृंगार, जो लाल कलर का समझना चाहिए। तो ऐसे लाल कलर का जो है ये पर्वत होते हैं। तो कितने हो गए देखिएगा, 8 और 4 12 और 1 13। तो ये एक दिशा में 13 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, एक दिशा में। तो चारों दिशाओं में ठीक वैसी की वैसी रचना है,
तो 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। तो ये 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं, नंदीश्वर द्वीप में है। हर चैत्यालय में 108 सुंदर सी बड़ी प्यारी सी प्रतिमाएं भी वहां पर हैं। हम आज यहीं बैठ करके उन सभी अकृत्रिम चैत्यालयों की, है ना, उन 52 अकृत्रिम चैत्यालयों की यहां से बैठे बैठे भाव वंदना करते हैं। ठीक हुआ। तो ये तो हुआ, अभी 450 तक पहुंचे हमने, 398 ढाई द्वीप में थे, 52 यहां तक आ गए। अब और आगे चलते हैं। चलते चलते यदि हम पहुंचते हैं 11वां एक द्वीप और आता है, ये तो 8वां द्वीप था, 11वां द्वीप आता है जिसका नाम है कुंडलवर। कुंडलवर द्वीप, है ना, क्या नाम है, कुंडलवर द्वीप। नंबर याद रखना 11वां। उस कुंडलवर द्वीप है, मान लीजिए पूरा ऐसा, तो उसके भी चारों दिशाओं में 4 हैं। तो कुंडलवर द्वीप से रिलेटेड कुल 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। और उसके बाद 12वां छोड़ दीजिएगा, फिर 13वां जो द्वीप है उसका नाम है रुचिकवर। रुचिकवर, है ना, रुचिकवर द्वीप है। उस रुचिकवर द्वीप में भी चारों दिशाओं में 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो इस तरह से 398 ढाई द्वीप में, 52 नंदीश्वर द्वीप में, 4 कुंडलवर द्वीप में और 4 रुचिकवर द्वीप में। इन सब का यदि हम टोटल करते हैं तो 458 मध्यलोक से रिलेटेड अकृत्रिम चैत्यालय हैं जो 13वें द्वीप तक हैं, 13वें द्वीप तक। ठीक हुआ। फिर से ध्यान रखें, ढाई द्वीप में 398, उसके बाद 8वां द्वीप पहुंचते हैं, 52 लेते हैं तो बनते हैं 52 लिया। फिर 11वें द्वीप में 4 और फिर 13वें द्वीप में भी 4। नाम याद रख सकते हैं, कुंडलवर और रुचिकवर। इस तरह से ये द्वीप है, उन द्वीपों में सब मिलाकर के 458 अकृत्रिम चित्तालय इस मध्यलोक से रिलेटेड हैं। अब लास्ट में पहुंच जाते हैं, बस कक्षा का भी हम यहां पर समापन करेंगे। एक लास्ट चीज और बता करके फिर हम समाप्त करेंगे। देखिए, ये तो बात हो गई हमारी, ये ढाई द्वीप यहां है, ठीक है, ढाई द्वीप यहां है। कितने द्वीप समुद्र है आप सबको पता है? कुल असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र इस हमारे इस मध्यलोक में। अब मैं आपको लास्ट में लेके जा रहा हूं स्वयंभू रमण द्वीप। इसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप और ये है स्वयंभू रमण समुद्र। ये कहां आ गए हम? लास्ट में। आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे ऐसे करके असंख्यात खत हो गया। अभी हम लास्ट में, मध्यलोक का लास्ट जो एंड है ना, ये आ गए यहां पर, ये यहां समाप्त हो जाता है मध्यलोक। ये एक राजू प्रमाण, यहां से यहां तक एक राजू प्रमाण मध्यलोक है। इसमें द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हो गए। अब हम लास्ट में आ गए, ये द्वीप है लास्ट, इस द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। नाम याद रखना आप लोग भी, स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण, ठीक है, स्वयंभू रमण। ये है समुद्र और यही स्वयंभू रमण नाम का द्वीप है। इसके बीचों बीच में एक पर्वत है, स्वयंभू रमण के, ये स्वयंभू रमण द्वीप है पूरा, यहां से लगा करके यहां तक का बताया आपको। इसके बीचों बीच में एक पर्वत है, इसका नाम है स्वयंप्रभ। स्वयंप्रभ, बस छोटी सी बात बता करके इसको मैं समाप्त करूंगा। स्वयंप्रभ नाम का जो पर्वत है, अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ढाई द्वीप से लेकर के कंटिन्यू स्वयंभू रमण द्वीप के यहां तक, मतलब यहां तक, यहां से चलते चलते ये मान लीजिए ढाई द्वीप है, तो ढाई द्वीप से लगा करके यहां तक स्वयंभू रमण द्वीप के पूर्वार्ध तक, यहां तक पूरी जगन्य भोग भूमि है। देखो, ढाई द्वीप में तो मनुष्य लोग, क्या मनुष्य के बाद फिर मानुषोत्तर पर्वत के बाद से लेकर के स्वयंप्रभ पर्वत के पूर्व तक, यहां तक पूरा जगन्य भोग भूमि जैसी स्थिति है।
कोई कर्म भूमि नहीं, कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, कोई जीव नहीं, केवल पंचेंद्रिय तिर्यंच वहां पाए जाते हैं। लेकिन अब मैं लास्ट में आपको लेकर के आया हूं, लेकिन ये स्वयंप्रभ पर्वत के उत्तरार्ध में यहां और पूरे स्वयंभू रमण में ये पूरा कर्म भूमि जैसा वातावरण है। समझे इस बात? कर्म भूमि जैसी स्थिति यहां पर है। अंदर ढाई द्वीप से लेकर के, है ना, अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के उत्तरार्ध से लेकर के स्वयं प्रभ पर्वत के बीच तक असंख्य द्वीप समुद्र हैं। उसके बीच में जगन्य भोग भूमि जैसी स्थिति होती है। जगन्य भोग भूमि, सामान्य अपन भोग भूमि के बारे में पढ़ चुके हैं। और केवल मात्र तिर्यंच और भवनवासी और गंतर देवों के द्वीप आदि, मतलब भवनपुर आदि बने हुए, कोई मनुष्य नहीं और कोई छोटे विकलत्र आदि भी कुछ भी नहीं। ठीक है, अब हम आपको लास्ट में यहां आकर के देखते हैं तो ये स्वयं प्रभ पर्वत के पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में, और फिर पूरा ये स्वयंभू रमण, ये पूरा कर्म भूमि है। उसके अलावा ये जो स्थान बचा ना, ये बीच में, ये भी पूरा कर्म भूमि है ना, ये भी कर्म भूमि है। ये जो कोनों का स्थान बना, ये भी कर्म भूमि है। यहां पर तिर्यंच एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पाए जाते हैं, पांच इंद्रिय, सब चीज पाई जाती है। पर तिर्यंची मनुष्य तो संभव ही नहीं, मनुष्य तो यहां से बाहर ही नहीं निकला है, ढाई द्वीप से ही, है ना। तो बाकी सब प्रकार के एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, और यहां तक लिखा है शास्त्रों में कि आपने वो कथा सुनी होगी ना तंडुल मत्स्य की, है ना। एक बहुत बड़ा महामत्स्य होता है जो स्वयंभू रमण में होता है ना। वैसा मुंह फाड़ करके आराम से बैठा हुआ होता है, उसके मुंह में कितनी सारी मछलियां आती हैं, जाती हैं, आती जाती हैं। उसके कान में एक तंडुल मत्स्य होता है, छोटा सा। तंडुल में होता है चावल, चावल का दाना। तो चावल के दाने के बराबर एक छोटी सी मछली होती है। वो ये भाव करती है, ओहो कैसा आलसी मत्स्य है ये, मछली है। अगर इसकी जगह मैं होती ना तो पूरी की पूरी मछलियां जो अंदर आती सबको खा जाती। कहते हैं इतना मात्र परिणाम, ना तो खाया है ना कुछ नहीं, लेकिन मात्र इतना मात्र परिणाम किया कि ओहो इसकी जगह मैं होती ना तो पूरे मछलियां खा जाती। कहते हैं उसी समय आयु बंद हुआ और सातवें नरक की आयु का बंध उस तंडुल मत्स्य ने, छोटी सी मत्स्य ने सातवें नरक की आयु का बंध किया। महानुभाव, कभी भी अपने भाव बुरे मत करना। कभी भी देखो, कई चीजें हम कर नहीं पाते, लेकिन हम अपने भाव बुरे करके पाप का अर्जन जरूर कर लेते हैं। इसलिए वाणी में भी वो बात ना आए, मन में भी ना आए, और क्रिया में भी वो सब चीजें ना आए जो गलत है, जो पाप रूप है, जो अनिष्ट है ना। हमेशा अपने मन में अच्छी बातें लाएं, अच्छा विचार करें और अच्छा ही सोचें। तो इसलिए मैं आपको बताना था कि ये कर्म भूमि, और कर्म भूमि में इसी तरह की ये व्यवस्था यहाँ पर होती है। आज की कक्षा में हमने अकृत्रिम चित्तालयों के 458 अकृत्रिम चित्तालयों की दर्शन किए, और पूरे लास्ट में हम अपने एक राजू प्रमाण जो मध्यलोक है वहां तक आकर के देख लिया कि कहाँ कैसी व्यवस्था है। अब थोड़ा सा रह जाता है, एक तो कुभोग भूमि पाताल लोक क्या है, एक इसके बारे में समझना है, और एक ज्योतिर्लोक सूर्य चंद्रमा कहाँ है इत्यादि। इस विषय में हम आगे की कक्षाओं में और विस्तार से देखेंगे। आज बस इतना ही। सभी को जय जिनेन्द्र। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।